एक्स कंपनी लिमिटेड एक्स कंपनी लिमिटेड वो आपके उसका लिक्विडेशन होना है 1 अप्रैल 2019 को। लिक्विडेशन 1 अप्रैल 2019 को होना है। बैलेंस शीट दे रखी है, तो उसकी बैलेंस शीट इस प्रकार से है, वो अपने नोट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल वो आपके है 24,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो कितना हो जाएगा? 2,40,000। 100 ईच से कितना होता है? 10 ईच होना चाहिए था। 10 ही है, वो गलत छपा हुआ है, इसको काट दो यहाँ पे। 10 ईच है तो 2,40,000 होगा, इसको सही कर देते हैं, 2,40,000। उसके बाद में आपको दे रखा है P&L और अमाउंट लिखी हुई है ब्रैकेट में 1,20,000। ये हो गया लॉस। जब ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब वो क्या है? लॉस है। आगे लिखता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में वो लिखता है डिबेंचर, है ना? तो डिबेंचर लिखो। डिबेंचर है आपके 1,50,000 और ब्रैकेट में लिखा है फ्लोटिंग चार्ज, यानी ये लिस्ट बी में आ जाएगा। फिर आपके आता है करंट लायबिलिटीज, उसमें है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो आपके कितना है? 54,000 54,000। और क्रेडिटर, तो क्रेडिटर है 60,000 और बैलेंस शीट की टोटल हो जाएगी 3,84,000। ये आपके लायबिलिटीज हो गया। ओके, बैलेंस शीट का एक पार्ट आ गया लायबिलिटीज। अब उसके बाद में सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूँ ताकि समझ आ जाएगा। अब एसेट्स में अपने को क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखी है आपको मशीन। तो मशीन कितने की है? 90,000। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी वो आपके है 1,20,000। और इन्वेस्टमेंट है 18,000। उसके बाद में स्टॉक, डेटर और कैश दे रखा है। तो स्टॉक, डेटर और कैश। स्टॉक है 3,000, डेटर है 1,50,000 और कैश है 3,000। टोटल 3,84,000। ये आपकी बैलेंस शीट एज ए क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दी है। अब अपने को क्या करना है? अन्य सूचनाएं, अदर इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो उसमें नंबर 1 आपको दे रखा है मशीन। तो मशीन का है 1,80,000। नंबर 2 लीज होल्ड प्रॉपर्टी
3000 और उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट, वो आपकी कितना है 12,000। फिर स्टॉक 6,000, तो फोर्थ नंबर पे स्टॉक आ गया 6,000 और फिर डेटा फिफ्थ नंबर पे वो आपके है 1,40,000, 1,40,000। अब आपसे प्रश्न में कहा गया है कि आपको क्या करना है, लिखा है द बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, यानी जो बैंक अधिविकर्स है वो पट्टाधृत संपत्ति से सुरक्षित है। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, गिरवी रखा हुआ है, मॉर्गेज है। इसका मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड लिखा हुआ है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड। और सिक्योर्ड किससे है, सिक्योर्ड है लीज होल्ड प्रॉपर्टी से। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग होता है, वो उसकी वैल्यू कितनी है लीज होल्ड प्रॉपर्टी की, न्यू वैल्यू है 2,18,000। ये जो बात यहां लिखी है ना, ये लिस्ट बी हो गया। क्या कहलाएगा ये, लिस्ट बी। लिस्ट बी में क्या आता है, पूरी गिरवी, वो संपत्ति जो गिरवी रखी हुई है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो आपके सिक्योर्ड विद बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी वो गिरवी है। आगे लिखता है 3,000 रुपए के पूर्वाधिकार लेनदार है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000। तो लिख देता हूं मैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये लिस्ट सी में आता है, वो कितना है 3,000। और उसके बाद में which were not included in creditor 60,000, जो कि 60,000 में शामिल नहीं है, ये बात कहता है। तो अच्छी बात है, ये एक्स्ट्रा में हो गया है ना। ओके, सदस्यों की मीटिंग में प्रस्तुत करने के लिए स्थिति विवरण तैयार करिए। अपने को जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये अपने को तैयार करना है। ठीक है पेरेंट्स, अब इसमें सबसे पहला काम अपना ये होगा कि हम क्या कैलकुलेट करें, इसमें टेबल बनाएं, क्योंकि फॉर्मेट में बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो एक छोटा सा टेबल इस तरीके से आप ले लो। हाँ बेटा, क्या बनाना है, टेबल फॉर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ऊपर हेडिंग लिख दो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसमें सबसे पहले क्या था, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो फॉर्मेट के अनुसार अपने को इसमें चलना है और उसी के अनुसार इसको लेना है। तो सबसे पहले वो भी लिख दो इसमें, नंबर 1 ए, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज लिस्ट ए। लिस्ट ए के अनुसार वे संपत्तियां इसमें लिखनी है जो कि इसमें अपने क्या है, गिरवी नहीं है। तो सारी संपत्ति आ जाएगी, गिरवी तो इसमें केवल एक ही है ना। कौन सी है गिरवी बताओ, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, उसके अलावा तो कोई गिरवी नहीं है। तो बाकी संपत्तियां उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पर अपने को लिखनी है, ये काम अपने को करना है। तो सबसे पहले ले लो। तो इसमें देखो सबसे पहले अपने को दिया हुआ है ना, कौन सी है, मशीन। तो सबसे पहले लिखो, मशीन नहीं, इसका फ्लो क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका फ्लो होगा जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी फॉर्म एक सुना हो अगर आपने, तरलता, यानी कैश सबसे पहले लिखो, फिर स्टॉक लिखो, ये भी फ्लो में लेना है। तो सबसे पहले कैश इन हैंड है, देखो इसमें
कैश इन हैंड कितना है? तो यहाँ पे लिखो कैश। अभी आप समझ जाएंगे कैश इन हैंड, या तो आंसर पार्ट हो गया यहाँ से। तो कैश इन हैंड 3000 यहाँ लिखना है। ये जो कॉलम होता है वो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू होता है, इन रुपीज हो गया ये। अगला कैश के बाद में अगला क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या लेना है? तो इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 12,000। इन्वेस्टमेंट के बाद में डेटर और स्टॉक, उनमें से पहले कौन आना चाहिए? लिखिए डेटर कितना है? 1,40,000। 1,40,000। और अब आएगा स्टॉक 6,000, रियलाइजेबल वैल्यू लेना है। और उसके बाद में आएगा मशीन, वो कितनी है? 1,80,000। मेरे हिसाब से आप इस बात को अब समझ गए हैं कि लिक्विडिटी फॉर्म क्या होती है। आपको उस क्रम में एसेट्स को लेना है जिस क्रम में तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सके, वो लिक्विडिटी फॉर्म होती है। और ये चीज भी आपने 11th क्लास में सीखी हुई है। बैलेंस शीट दो तरीके से बनाते हैं, एक में जिसमें हम करंट एसेट्स को ऊपर लेते थे, करंट फिक्स एसेट्स को नीचे लेते थे, और एक तरीका था जिसमें फिक्स एसेट्स को ऊपर लेते थे और करंट को नीचे लेते थे। यानी ये क्रम होता है। यहाँ पे अपने को ये याद रखना है कि जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट करा जा सके उन एसेट्स से शुरू करना है, और जो सबसे लास्ट में कैश में कन्वर्ट होगी उसको सबसे बाद में लेना है। तो सबसे पहले हमने लिखा कैश इन हैंड, जो वो कैश हाथ में ही है। अब इन्वेस्टमेंट आप तुरंत बेच सकते हो, है ना? आपको ये काम किसको करना है? आपको ही करना है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पहले आ गया। डेटर और स्टॉक में, तो डेटर का मतलब उधार बेचा, उसको फोन ही तो करना है, भैया पैसे दे दो। और जो स्टॉक है उसको बेचना पड़ेगा, और फिक्स मशीन जो है उसको बेचनी पड़ेगी, तो इसमें टाइम लगेगा ना। तो ये एक क्रम होता है। अब आप लोगों के दिमाग में बस ये प्रश्न होगा कि सर इसमें अगर ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। नियम ये है कि लिक्विडिटी में लिखो तो आप एक काम कर लेना, खाली कैश, बैंक और इन्वेस्टमेंट ये पहले लिख देना, बाकी इच्छा हो वैसे चलता है। अब तो ठीक है, रिलैक्स्ड। वैसे ये समझ है आप लोग, मुझे पता है ये भी चीज आपके लिए कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं है, आप समझ गए गणित क्या है। अब ये आपके यहाँ पे इसकी टोटल लगा लो 3,41,000। 3,41,000। 3,41,000 ये ए हो गया। कोई दिक्कत है? अब लिस्ट बी बनानी है, तो अंदर की तरफ 5 कॉलम बनाने हैं। लिस्ट बी ऊपर यहां पे लिखेंगे, बी पॉइंट हो गया। एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड as list B। इसमें आपको सबसे पहले नाम लिखना है, नेम ऑफ एसेट्स, नेम ऑफ एसेट्स। तो कौन सी एसेट्स है जो गिरवी है? तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो ये सबसे पहले उसका नाम आ गया। एसेट्स कौन सी गिरवी है? तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, अगला पॉइंट अपने को क्या लेना होता है? रियलाइजेबल वैल्यू। तो रियलाइजेबल वैल्यू इसकी कितनी है? 2,18,000। और ड्यू किसके लिए है? ड्यू कितना है? ड्यू किसके लिए थी? बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए ड्यू थी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना पेमेंट करना है? बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना पेमेंट करना है? देखो 54,000 है, तो यहाँ लिखो 54,000। अब आपके पास डेफिशिएंसी है या सरप्लस है? सरप्लस।
डेफिशिएंसी तो नहीं है, सरप्लस है, क्योंकि 2,18,000 रुपए की जो एसेट्स है उसमें से 54,000 आप जब बैंक ओवरड्राफ्ट को दे दोगे तो आपके पास सरप्लस बचेगा कितना? 1,64,000। 1,64,000। समझ में आया? लिस्ट बी आसान। इस सवाल में एक संपत्ति गिरवी थी, किसी में दो होती है तो दो ऐसे ही चलेंगे। अब जो सरप्लस आया उसे लिस्ट ए के साथ जोड़ दिया जाता है, ये हमने सीखा था। तो ये जो 1,64,000 है उसे बाहर लिख दो, और अगर डेफिशिएंसी होती तो क्या करते? नहीं, लिस्ट ई में चला जाता। फिर मत उड़ाओ, सीखा है ऐसे ही, मजाक की बात हो रही है। ए प्लस बी दोनों एसेट्स जुड़ गए, कितनी आ जाएगी? 5,05,000। गुड। एक तो ये किसी भी नहीं सुनाई देता। आज जो सवाल हम कर रहे हैं वो आपको YouTube पे भी मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन। अब लिस्ट ए और लिस्ट बी समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत इसमें? लिस्ट ए एसेट्स वो जो कि गिरवी नहीं है, लिस्ट बी जो कि आपके गिरवी हैं, दोनों हो गए। ए प्लस बी हमने यहाँ पे टोटल ले लिया। अब यहाँ से स्टेटमेंट का जो लुक है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और इधर भी एक कॉलम आ जाएगा, ये एक लाइन डाल देंगे, इधर एक कॉलम और लेना पड़ेगा। ओके, ये ऐसे। अब ए और बी की टोटल आ गई। अब अपने को सबसे पहले पेमेंट जब करते हैं तो लिस्ट सी पर करते हैं, है ना? तो पहले तो ये बैलेंस ले दो, कैरी फॉरवर्ड। ए प्लस बी यहाँ पे ले लेते हैं, कितना है? 5,05,000 लेस घटाना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज लिस्ट क्या है? सी। तो एज लिस्ट सी घटाना है, तो कितना है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो एक ही तो अमाउंट थी, एक ही है, 3,000 है ना? 3,000 है क्या? तो 3,000 इधर लिखना है और इधर भी लिखना है। इधर लिखना है वो ग्रॉस लायबिलिटी की इंडिकेशन है, इसलिए इसको लिखना है। ये खाली एक फॉर्मेलिटी का होता है, इधर वाला जो कॉलम है। घटाने के बाद अमाउंट आएगी 5,02,000। इसके बाद में लेस करना है, क्या चीज लेस करनी है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद में डिबेंचर होल्डर विद फ्लोटिंग चार्ज, है ना? फ्लोटिंग चार्ज वो हो गया एज लिस्ट डी। डी फॉर डिबेंचर। तो डिबेंचर कितने के हैं? तो यहाँ पे 1,50,000 अपने को घटाना है, इधर भी 1,50,000 लिख देना है। घटाने के बाद 3,52,000। इसमें से लेस करना है, लेस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज लिस्ट ई। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में पूरा दे रखा है, 60,000 दिया हुआ है, 60,000 देखो सीधा ही दे रखा है, तो वो आपके हो जाएगा 60,000। तो घटाने पर ये आएगा 2,92,000, और ये 60,000 इधर भी लिखना है। लिस्ट ई के बाद में जब आप अनसिक्योर्ड को पे कर देते हो तो फिर पीछे जो पैसा बचा इसमें से आप दोगे लेस। लिस्ट ई के बाद में एफ। एफ होता है प्रेफरेंस शेयर, तो लिखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज लिस्ट ई के बाद में एफ, तो ये लिख दो नील, और इधर भी नील। प्रेफरेंस शेयर है क्या इस सवाल में? नहीं है।
फिर उसके बाद में जो बैलेंस है वो सेम है, 2,92,000 लेस इक्विटी शेयर होल्डर एज लिस्ट EFG, तो वो आपके है 2,40,000। तो घटाने पर कितना आता है? 52,000। ये हो गया सरप्लस एज लिस्ट H। और ये इधर नहीं लिखे, देखो ये नील इधर लिखना नहीं है, ये इधर भी ये लिखना नहीं है, यहाँ तक ही करना है क्योंकि लाइबिलिटीज की टोटल इतनी ही होती है। कितनी है ये? जोड़ना तो बेटा 2,13,000, ये यहीं तक करनी होती है। लाइबिलिटीज तो इतनी है, बाकी तो शेयर होल्डर से। इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों, आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी बुक में है वो तो करेगा। किस किस की बुक में ये सवाल है? ठीक है, जिनकी बुक में नहीं है वो किसी से फोटो खींच के ले लें। वैसे मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, देखो इस सवाल को पूरा मैंने लिखा है। आप भी सोच रहे थे सर कि आज क्या होगा, क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए लिखा कि ये अपलोड करना है मेरे को, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई है। कोई भी बच्चा क्वेश्चन देखेगा तो उसको पूरा समझ में आना। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 था, फर्स्ट मेथड का था। मेरे हिसाब से आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? टेबल बड़ी थी पर सवाल कितना छोटा होता है इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट रुक के फिर इसको स्टार्ट करेंगे। आवाज नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? 3।
The following particulars are extracted from the books of Going Company Limited on 31 March 2019 on which date a winding up order was made. बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, इसमें एक सिस्टम क्या लिखा है, स्टेटमेंट दे रखा है। अब उसमें पहले पार्ट में इधर लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज 5 कॉल्ड अप, टोटल है 1 लाख। कॉस्ट इन एरियर ₹6,000 एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 5,000। प्रेफरेंस शेयर है इस सवाल में 20,000, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इज 2 लाख और 5% डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फर्स्ट फ्लोटिंग चार्ज, वो आपके हो गया 1,50,000। फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू में दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट है सिक्योर्ड बाय सेकंड फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज आते लिस्ट डी में चला जाता है। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर सिक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये लिस्ट बी आ गया क्योंकि सिक्योर्ड विद इन्वेस्टमेंट है, यानी कोई भी दायित्व जो है लायबिलिटी है वो एसेट से लिंक हो जाए तो वो सिक्योर्ड कैटेगरी में आ जाती है, लिस्ट बी। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर सिक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी है, वो भी लिस्ट बी का पार्ट है, वो आपके कितना है 20,000। इन्वेस्टमेंट विद फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर 40,000 एस्टिमेटेड टू रियलाइज 35,000। जो फुल्ली सिक्योर्ड के साथ पे था इन्वेस्टमेंट, ये देखो यहाँ पे इसके साथ जो इन्वेस्टमेंट था उससे 35,000 मिलेंगे, ये वो कहना चाहता है यहाँ पे। और विद पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर था यानी 20,000, उसके साथ जो पैसा मिलेगा वो कितना है 10,000। ये लिस्ट बी में आने हैं दोनों, और इन्वेस्टमेंट भी दो अलग अलग है तो क्रेडिटर भी दो अलग अलग है ना। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ उसका इन्वेस्टमेंट अलग है और पार्टली सिक्योर्ड के साथ उसका इन्वेस्टमेंट अलग है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है सवाल में विशेष रूप से। अब आते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं इधर आपके है आउटस्टैंडिंग रेट एंड टैक्सेस, लिस्ट सी में आता है। कोई भी तरह का आपके गवर्नमेंट को और कर्मचारियों का पेमेंट बाकी है वो लिस्ट सी में आता है, ये बात आपको पता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो आउटस्टैंडिंग रेट्स एंड टैक्सेस लिस्ट सी, आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड सैलरी लिस्ट सी, बिल्स पेएबल क्रेडिटर, ये दो जो पेमेंट है वो लिस्ट ई में आ जाएंगे जो सिक्योर्ड नहीं होते हैं, सही है ना। बिल्स पेएबल पेमेंट करना है, क्रेडिटर पेमेंट करना है, ये लिस्ट ई में आ जाएंगे अनसिक्योर्ड में। बिल्स रिसीवेबल इन हैंड्स, ये एसेट्स है, लिस्ट ए में आ जाएगा। डेटर्स, गुड डेटर सारा हिस्सा आप ऐसा समझ लें कि ये लिस्ट किस में आएगा, लिस्ट ए में आएगा, एसेट्स है। इसमें गुड है वो पूरा मिल जाएगा 13,000, और डाउटफुल जो है वो 7,000 है, लेकिन उसमें से आपको कितना मिल जाएगा 50%, तो 3,500 यहाँ पे मिल जाएगा, तो टोटल कितना हुआ 16,500, और जो बैड है वो डूब जाएगा। ये भी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप देखो, ये मैंने कहा कि ये बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट थोड़ी है, ये बैलेंस शीट में ऐसे नहीं होता है ना। तो अब आगे आउटस्टैंडिंग इस तरफ थोड़ी आता है, तो एक सूचना ही है, पर्टिकुलर बना रखा है। अब आगे लिखता है, टोटल भी नहीं करी हुई है इसमें, आप इससे भी समझ जाए सवाल में। बिल डिस्काउंटेड 30,000 लाइकली टू बी रैंक 10,000। तो बिल डिस्काउंटेड जो होता है वो क्या होता है, लायबिलिटीज को इंडिकेट करता है। बिल डिस्काउंटेड मतलब आपने पैसे प्राप्त कर लिए, लेकिन वो कहता है कि उसका 10,000 ही आपको पैसा मिलेगा, तो ये लॉस को इंडिकेट करेगा। कंटीजेंट लायबिलिटीज लाइकली टू बी पेड 7,000, यानी ये भी पेमेंट में आएगा, ये भी पेमेंट में आना है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये लिस्ट आपके उसमें आ जाएगा, एस्टिमेटेड प्रोड्यूस 1 लाख एसेट्स में आ जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेस्ट एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 60,000, ये भी आपके लिस्ट ए में आ जाएगा। मशीनरी एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 2,000, ये लिस्ट ए में आ जाएगा, और कैश ए में आ जाएगा। मूल रूप से जब आप इस टेबल को पढ़ते हो तो आपको ये तय करना होता है कि लिस्ट ए में और लिस्ट बी में इस तरीके से एसेट्स आएगी। तो जो गिरवी रखी हुई एसेट्स है, जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट था, तो वो तो आपके आ जाएगा लिस्ट बी में, और जो गिरवी नहीं है और एसेट्स है
वो आ जाएगी लिस्ट ए में, हो गई शॉर्टिंग। उसके अलावा जो भी नाम आया, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटीज आया, बिल डिस्काउंटेड की लायबिलिटीज आया, ये सारे पेमेंट्स हैं। और जो सिक्योर्ड नहीं है वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। पेमेंट तो आपको टोटल 4 ही तो करने होते हैं। लिस्ट सी प्रेफरेंशियल, लिस्ट डी डिबेंचर, लिस्ट ई जो बच गए वो सारे, आ रही है बात समझ में। और लिस्ट बी में पेमेंट हुआ जो सिक्योर्ड थे, बाकी शेयर कैपिटल होती है लास्ट में। तो ये क्रम है। तो कहीं पे भी डाउट हो तो आप सिर्फ ये तय करो कि वो एसेट्स है या लायबिलिटीज है। अगर एसेट्स है तो ए और बी में आनी है, और लायबिलिटीज है तो वो पीछे लेस होनी है। और पता नहीं है कि वो कौन सी लायबिलिटीज है तो इसका मतलब वो अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आ जाएगी। क्लियर? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन का पार्ट। आगे लिखता है वो, यू आर required to prepare a statement of affairs and deficiency account. No journal entry for rent payable 2500 was made so far. तो ये भी अपने को किराया जो है चुकाने के लिए वो कहता है कि अपने को ये चुकाना है, पेमेंट करना है। तो ये अगर कुछ बच गया तो अनसिक्योर्ड में आ जाता है। ये इतना सही सवाल है। 4,88,800 डेफिशिएंसी इसका आंसर आएगा। चलो स्टार्ट करें प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन आप एक बार देख ले वापस। पहले पार्ट में ये दे रखा था और दूसरे पार्ट में ये दे रखा था। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख दे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, टेबल बनानी है। सबसे पहला काम हमारा टेबल से शुरू हो जाएगा। इस बार थोड़ी सी बड़ी टेबल बना लेना ताकि दोनों चीजें एक साथ आ जाएगी। एक कॉलम तो बनाना ही होता है, दूसरा कॉलम उधर जब शुरू होगा तब बना देंगे। तो पहला पार्ट हो गया। सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। है ना? इसमें आपको लिस्ट ए लिखनी है। सबसे पहला काम क्या करना होता है? लिस्ट ए आएगी। तो लिस्ट ए में क्या क्या दे रखा है वो सारी चीजें एक एक करके लेनी है। लिस्ट ए के लिए आपको एसेट्स टिक करनी है। जल्दी से सवाल में एसेट्स टिक मार्क कर लो कि कौन कौन सी है और उसका क्रम भी। कैश है क्या इस सवाल में? कितनी है? 2। सबसे पहले कैश लिखेंगे तो ए पॉइंट लिखें। सबसे पहले तो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज लिस्ट ए। वे संपत्तियां जो गिरवी नहीं रखी गई हैं वो इसमें आएगी। तो सबसे पहले आपके इसमें आएगा कैश। कितना है बच्चों? 200। यहाँ पे रुपीज लिख दो। उसके बाद में दिया हुआ है इसमें कैश के बाद में डेटर कितना है? 16,500। उसके बाद में स्टॉक कितना दे रखा है? स्टॉक 40,000। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल कितना है? 12,000। एसेट्स ढूंढ के लिखनी है बच्चों, घबराना नहीं है। और आगे पीछे हो सकती है, मैंने बोल दिया पहले 2-3 सही लिख दो, बाद में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 1 लाख। उसके बाद में मशीन कितने की है? 2,000। गुड। और बताओ कितनी आ गई? 6 आ गई। एक और है, वो है अनपेड कॉल्स। कितना रुपए वो कहता है कि कॉल्स का मिल जाएगा? वो कहता है एरियर जो है वो 6,000 का है, लिखा है ना। एंड एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना है? 5,000। देखो पढ़ो उसमें। तो जो मिल सकता है वो भी यहाँ पे आएगा। तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ठीक? और आप लोग ये बात जानते हैं कि जो चीज लेस होती है
बैलेंस शीट में, इसका तो एसेट्स है, तो ये भी एसेट्स ही है, अनपेड कॉस्ट होते हैं ना, क्योंकि हम उनको कॉल कर सकते हैं और दे आर लाइबली टू पे, उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा क्योंकि एरियर है ना, अदरवाइज फोरफिट का केस बनता है, तो लास्ट में तो फोरफिट भी नहीं होता, अब तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। टोटल लगाओ यहाँ पे, 1,75,700। हाँ एक मिनट में भी ले लेता हूँ, 1,75,700, ये आपकी लिस्ट ए से आंसर आ गया। ओके, अब उसके बाद में आपको लिस्ट बी के लिए 5 कॉलम की टेबल बनानी है। ये 5 कॉलम की टेबल के लिए ले लेते हैं। इसमें पहला कॉलम नेम ऑफ एसेट्स, दूसरा अमाउंट रियलाइजेबल वैल्यू, तीसरा ड्यू, चौथा डेफिशिएंसी और पांचवा सरप्लस। पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा भी इन्वेस्टमेंट, सही है ना। पहला इन्वेस्टमेंट जो फुल्ली वाला है उसकी वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू 35,000 है, देखो, और जो ड्यू है उसके लिए वो 30,000 है, सही है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका रियलाइजेबल वैल्यू 10,000 है और ड्यू 20,000 है, सही है। चेक कर लो, मैंने दिखाऊं एक बार सवाल में, ये देखो 30,000 और 35,000 लिंक किए थे, 20,000 और 10,000 लिंक किए थे। तो अब यहां पे इसको देखो, डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी, इसमें तो डेफिशिएंसी नहीं है, इसमें तो सरप्लस है, कितने का, 5,000 का, और दूसरा जो है उसमें कितना है, उसमें डेफिशिएंसी है कितने की, 10,000 की, तो ये डैश हो। जो डेफिशिएंसी है उसे लिख दो लिस्ट ई, और जो सरप्लस है वो लिस्ट बी हो जाएगा। आसान है। तो अब यहाँ पे आप इसको लिखें, लिस्ट बी से बाहर कितना आ जाएगा, 5,000, तो टोटल ए प्लस बी 1,80,700, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब यहाँ से वापस डबल कॉलम टेबल चालू हो जाएगी। इधर एक कॉलम और लेना है, इधर लिखना है ए प्लस बी, जो आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ 1,80,700 लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज लिस्ट सी। तो लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आता है मेरे बच्चों। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जोड़ो, एक तो आपके दे रखा है 2,000 और एक दे रखा है 4,000, दो ही तो है, तो 2,000 प्लस 4,000, तो टोटल 6,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, उसे लेस कर देंगे, इधर भी 6,000 लिख देना, ये ग्रॉस लायबिलिटी की गणना है। घटाने पर 1,74,700 लेस डिबेंचर होल्डर एज लिस्ट डी। तो डिबेंचर होल्डर कितना दे रखा है बैरल, 1,50,000, घटा दो, इधर भी 1,50,000 लिखिए ना, कितना आता है 24,700। वो सेकंड फ्लोटिंग चार्ज वाला भी चलता है, वो तो दोनों इन्वेस्टमेंट पे थे ना, अच्छा वो तो ले लिया हमने इन्वेस्टमेंट पे, फ्लोटिंग चार्ज, लेकिन नाम एसेट्स दे दिया उसमें इन्वेस्टमेंट का, तो वो लिस्ट बी में चला जाता है। फ्लोटिंग चार्ज मतलब होता है प्रभार होता है, तो अगर एसेट्स का नाम है तो लिस्ट बी में, और बिना एसेट्स का नाम है तो लिस्ट डी में। ऐसा हो गया। अब अपने को क्या घटाना है, लिस्ट डी कितना घटाया, 1,50,000, और कोई है इसके बाद में, एक और है देखो,
बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय सेकंड फ्लोटिंग चार्ज, है ना, तो वो भी लिस्ट डी में आएगा। लेस, अच्छा ये बोल रहे, गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट विद सेकंड फ्लोटिंग चार्ज, ये भी लिस्ट डी में आएगा। ओके, कितना है? 15,000। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट के साथ था वो घटाना है, बिल्कुल सही है ये बात। तो कितना आता है? यानी ये भी लिस्ट डी में आएगा, लिखना अलग है इसको क्योंकि दोनों अलग अलग है। वो डिबेंचर फ्लोटिंग चार्ज है, ये सेकंड फ्लोटिंग चार्ज है, तो फर्स्ट फ्लोटिंग चार्ज सेकंड फ्लोटिंग चार्ज होता है कितना? 9,700। ये आपके हो गया। इसमें से लेस करेंगे, लेस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज लिस्ट ई। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट पूरी है, एक लंबी लिस्ट है, इसमें ऐसा हो नहीं हो अपने को लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। मैं इस टेबल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में अब जितने भी पेमेंट बाकी बच गए ना बच्चों, वो सारे आ जाएंगे। तो एक एक करके लो। सबसे पहले क्रेडिटर है क्या? क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर 80,000 अंदर लिख देता हूँ ताकि सारे नाम आ जाएंगे। नंबर 2 बिल्स पेबल है क्या? कितना है? 90,000। गुड। उसके बाद में एक लिस्ट ई में ऊपर भी हमने छोड़ के आए थे, कौन था? अनसिक्योर्ड था, अनसिक्योर्ड है ना, फ्रॉम लिस्ट बी से आया था। कितना है? 10,000। और बिल डिस्काउंटेड आया था ना, वो कहते हैं 30,000 के बिल डिस्काउंट कराए थे, उसमें से 10,000 के उसकी लाइबिलिटी है, तो बिल डिस्काउंटेड 10,000। और कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी वो कितने की कहते हैं? 7,000। और एक लास्ट में नीचे दे रखा है रेंट, किराया पेएबल 2500। बस ये इतना ही है टोटल लगा। 1,99,500 घटाना है। घटाने पर अमाउंट कितनी आती है? इधर भी लिख देना 199,500। इधर की टोटल कर लेंगे। 9,700 घटाना है तो 1,89,800 बिल्कुल सही है। ये माइनस में आएगा, ठीक है। और इधर का टोटल लगा के इसको क्लोज करो। इधर का टोटल लगाओ, ऊपर से देख लो। 6,000 15 1,50,000 15,000 और ये जोड़ो कितना आता है? 3,70,000। ये कोई ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है। आंसर में भी चेक नहीं होगा, इधर वाला मेन हिस्सा चलेगा। ये खत्म करना है बस इधर। अब क्या लिस्ट ई आ गई ना, तो लिखो लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लिस्ट क्या है? एफ। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 2 लाख। तो 2 लाख घटाओ इसमें से। घटाने पर 3,89,800 माइनस का है ना। और उसके बाद में लेस करो इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? लिस्ट कौन सी है? जी। तो इसमें अंदर की तरफ लिखना है 1 लाख, जिसमें से 1,000 जो है वो डूब ही चुके हैं। कैसे पता चला?
कॉल कितनी मांगनी थी? 6000। उसमें से मिलेगी कितनी? 5000। तो बच के कितने? 1000 का लॉस हो गया था ना वहां पे, वो घटा देंगे तो पेमेंट कितना करना है अपने को? हाँ, दोबारा से देखो, इक्विटी शेयर दे रखा है ना बेटा, 1 लाख का है ना? 1 लाख में से 1000 का पैसा नहीं मिलेगा, बाकी तो मिलेगा ही, तो उनको वापस चुकाना भी पड़ेगा, तो घटाओ कितना था? 4,88,000। 4,88,000 माइनस का है ना? 4,88,800 आंसर दिया हुआ है ना? पहले देख लिया था ये तो आंसर। ये हो गया डेफिशिएंसी एज लिस्ट एच। कोई दिक्कत कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक और करना है 4। इसे आप लिखें एच डब्ल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये इस मेथड को समाप्त कर दिया। एक सवाल आप कल घर से पक्का करके लाएंगे और फिर आगे शुरू करेंगे।